मगर मैं उससे पूछूं कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुजाता कप में कॉफी डाल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हवास को मामूल के मुताबिक किया। मुझे अब फौरी अमल और इंतहाई दानिशमंदी की जरूरत थी। मैंने सुजाता को थैंक यू कहते हुए कप उठाकर मुंह के साथ लगाया, एक घूंट कॉफी का पिया। अरे सुजाता, मुझे तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा, पिछले दिनों मैंने अपना सूट ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था, तो मेरा बटवा भी उसके साथ ही चला गया था। सुजाता का हाथ अपने कप में चम्मच हिलाते हुए रुक गया। क्या मिल गया फिर बटवा? मैंने कहा। भगवान ने कृपा कर दी सुजाता, ड्राई क्लीनर ने संभाल कर अलग रख लिया था। पैसे तो उसमें ज्यादा नहीं थे, मगर मेरे दफ्तर का आईडी कार्ड उसमें जरूर था। और तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम इंटेलिजेंस वालों का आईडी कार्ड गुम हो जाए तो क्या मुसीबत पड़ती है, कैसी कैसी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि ड्राई क्लीनर को जब भी कपड़े दो, एक एक जेब को देख लिया करो। तुम मेरे फुगर को जो कोट दिया था उसकी तलाशी ली थी? सुजाता ने होंठों को जरा सा सुकेड़ा और शरारत से मुस्कुराकर बोली, मैंने तो कोट को वैसे ही उठाकर रफू करने के लिए दे दिया है। भगवान के लिए माता जी को न बताना, वो बहुत नाराज होंगी। तुम्हारी तरह वो भी मुझे यही कहा करती हैं कि थूबी को कपड़े देते हुए जेबें देख लिया करो। अच्छा, अब तुम मुझे डांटोगे तो नहीं? अब वो रफूगर मेरा टारगेट था जिसे सुजाता ने अपना हाफ कोट रफू करने के लिए दिया था। उस कमीने ने कोट की जरूर तलाशी ली होगी। माइक्रोफिल्म का उसने क्या किया होगा, मैं दिल में सोचने लगा। डिबिया बंद थी और ऐसे तरीके से खुलती थी जो हर आदमी को मालूम नहीं हो सकता था। मैंने सुजाता की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं डांट सकता डियर। बातें मैं सुजाता की तरफ देखकर उससे कर रहा था, लेकिन जहन में एक तूफान बरपा था। वो रफूगर कौन सा है? सुजाता ने सुबह दफ्तर जाते हुए रफूगर को कोट दिया था। इस वक्त तक खुदा जाने माइक्रोफिल्म के साथ क्या गुजरी होगी, वो कहाँ होगी। ऐसा भी हो सकता है कि रफूगर ने माइक्रोफिल्म संभाल कर सुजाता के लिए रख ली हो, वो उसके काम की नहीं थी। आखिर मैंने सुजाता से कहा कि तुम कौन से रफूगर को कपड़े देती हो? मैंने अपना सूट जिस रफूगर को दिया था उसने अच्छा रफू नहीं किया। सुजाता ने बताया कि जामे मस्जिद के पीछे एक गली में अब्दुर्रहमान रफूगर की दुकान है, हमेशा वहीं से कपड़ों को रफू करवाती हूँ। वो अब्दुर्रहमान के खूबसूरत नाम की तारीफें करने लगी। इतना अच्छा रफू करता है कि कपड़ा फिर से नया हो जाता है। मेरे जहन में जामे मस्जिद के अकब वाली गली और अब्दुर्रहमान का नाम जैसे नक्श हो गया। मैं वहां शाम होने से पहले पहले पहुंच जाना चाहता था ताकि अब्दुर्रहमान की दुकान बंद ना हो जाए। मैंने कॉफी का घूंट भर कर प्याली मेज पर रखी, शिकार एस्ट्रे में बुझाया और एकदम से उठते हुए कहा, अरे मुझे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में जाना था, मैं भूल ही गया। मद्रास से एक सीनियर ऑफिसर आया हुआ है, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। सुजाता मेरी तरफ देखती ही रह गई। मैंने गाड़ी सुजाता की कोठी से बाहर निकाली और अपने आप को शदीद उजरत में जाहिर करते हुए सड़क पर आ गया। मेरा रुख दिल्ली की जामे मस्जिद की तरफ था। जामे मस्जिद के अतब में पहुंचकर मैंने एक जगह गाड़ी पार्क की और सामने वाली गलियों की तरफ बढ़ा। एक पनवाड़ी से मैंने अब्दुर्रहमान रफूगर के बारे में पूछा। तीसरी दुकान के बाहर अब्दुर्रहमान रफूगर का बोर्ड लगा था। दुकान के तख्ते पर एक लड़का घुटने पर शॉल रखे उसे रफू कर रहा था। मैंने दुकान में झांक कर देखा, उस लड़के के सिवा वहां और कोई न था। मैंने लड़के से पूछा कि अब्दुर्रहमान साहब कहाँ होंगे। लड़के ने मेरी तरफ चेहरा उठाकर देखा और बोला, वो तो थोड़ी देर हुई अलीगढ़ एक शादी पर गए हैं। मैं सर खुजाते हुए लड़के के पास गया। मैंने बड़ी आजिजाना सी शक्ल बनाकर उसे कहा, भाई हमारे घर से सुबह मेरी पत्नी नस्वारी रंग का एक लेडीज हाफ कोट रफू के लिए दी गई थी। उसकी जेब में मेरे बच्चे का एक खिलौना रह गया है, छोटी सी एल्युमिनियम की एक गोल डिबिया है। मेरा बेटा उससे खेला करता था। वो स्कूल से आया तो रोने लगा कि मेरा खिलौना कहाँ है। पहले तो मुझे ख्याल ही ना आया, फिर जब पत्नी ने बताया कि उसने उसे अपने कोट की जेब में रखा था और कोट अब्दुर्रहमान साहब के यहाँ चला गया है, तो भाई मुझे वो जरा कोट दिखा दो, नहीं तो मेरा बेटा रो रो कर बुरा हाल कर देता। उसके साथ ही मैंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर उसके आगे रख दिया, ये तुम मिठाई खा लेना। लड़का बड़ा खुश हुआ। नोट उठाकर उसने अपनी गद्दी के नीचे रखा और उठते हुए बोला, कोट सुबह वाली गठरी में होगा, आप खुद देख कर पहचान ले। दुकान के अंदर से वो एक गठरी उठाकर ले आया। मैंने जल्दी जल्दी गठरी को खोला, उसमें स्वेटर और गर्म कोट भरे हुए थे। मैंने उन्हें इधर उधर करते हुए टटोला तो मुझे सुजाता का हाफ कोट नजर आ गया। लरजती हुई उंगलियां उसकी अंदर वाली जेब में ही डाली थीं। मेरी उंगलियां डिब्बी की ठंडी सतह से टकराईं तो जैसे मेरे तने मुर्दा में जान पड़ गई। ये माइक्रोफिल्म की ही डिबिया थी। मैंने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली और लड़के के सर पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ। भाई तुम्हारा शुक्रिया, मेरा बेटा इसे पाकर बहुत खुश होगा। तुम्हें नहीं मालूम वो इसे अपना प्यारा खिलौना समझता है। मैंने वहां 1 मिनट भी जाया न किया और लंबे लंबे डग भरता गली से निकल आया। घर पहुंचा तो कमला ड्राइंग रूम की टेबल पर से चाय का खाली कप उठा रही थी। मुझे देखते ही नमस्कार करते हुए बोली, एक बाबूजी आपसे मिलने आए थे, कहने लगे मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने चाय ला कर दी, अभी अभी गए हैं।
कह गए हैं कि 1 घंटे बाद आएंगे। मेरा माथा ठनका, ये कौन हो सकता है? मैंने कभी अपने किसी दोस्त को बगैर फोन किए घर आने की इजाजत नहीं दी थी। कमला से हुलिया पूछा तो हुलिया शांति कुमार से मिलता जुलता था। ये कमबख्त यहाँ क्या लेने आया था? मैंने दिल में सोचा और कमला को कहकर कि मैं बाहर से चाय पी आया हूँ अपने बेडरूम में घुस गया। सबसे पहले मैंने कपड़े तब्दील किए और फिल्म को अपनी खद्दर की वॉस्कट की जेब में डाल दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब शांति कुमार को मैं जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। अकबी खिड़की से होकर मैं बाहर दालान में पहुंचा और वहां खुफिया जगह से एक जहरीला सिगार निकाल लिया। बाकी सिगार मैंने वहीं छोड़ दिए थे। अब मसला माइक्रोफिल्म छुपाने का था। अचानक मुझे बेडरूम के बाहर वाले दरवाजे के साथ मिट्टी के एक प्याले का ख्याल आ गया, जहां दिन के वक्त माता जी बिल्लियों के लिए दूध डाला करती थी। उनकी मौत के बाद ये काम मेरी नौकरानी कमला ने जारी रखा हुआ था। मैंने उसी वक्त मेज की दराज से प्लास्टिक की थैली निकालकर माइक्रोफिल्म की डिबिया को उसमें लपेटा और बाहर निकल आया। खुशकिस्मती से दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने इत्मीनान से प्याला हटाकर उसके नीचे भुरभुरी जमीन खोदी और माइक्रोफिल्म वाली प्लास्टिक की थैली रखकर दोबारा मिट्टी डालकर प्याले को अपनी जगह वापस रख दिया। ड्राइंग रूम में वापस आकर कमला को आवाज दी। आई साहब की आवाज के साथ कमला किचन से हाथ साफ करती निकली। मैं ड्राइंग रूम के कोने में खाने की गोल मेज की कुर्सी पर बैठ गया और कमला से कहा, चाय का एक कप बनाकर ला दो। कमला मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। वो इस बात से बड़ी खुश थी कि मैं उसकी चाय को पसंद करता हूँ। मेरे कान बराबर बाहर लगे हुए थे। शांति कुमार किसी भी वक्त आ सकता था। मैं इस अंदाज से सोचने लगा कि अगर उसके साथ पुलिस हुई तो मेरा रवैया क्या होना चाहिए। मुझे अपने बॉस को फोन करना होगा कि ये क्या हो रहा है। फिर ख्याल आया कि तिवाड़ी यकीनन ऐसे वक्त मेरी कॉल कभी नहीं सुनेगा। नौकर या बीवी से कहलवा देगा कि वो घर पर नहीं है। मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन ड्राइंग रूम में कोने वाली मेज पर रखा हुआ था। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या मैं कैप्टन मेहता से बात कर सकता हूँ? आवाज मैंने फौरन पहचान ली। ये शांति कुमार ही था। उसने यूं ही फोन नहीं किया था। मुझे जाल में फंसाने का ये खतरनाक मंसूबा था। मैंने कहा, मैं कैप्टन मेहता ही बोल रहा हूँ। शांति कुमार ने खुश होकर कहा, कैप्टन साहब नमस्कार, मैं शांति कुमार हूँ। मैंने कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो बोला, अरे श्रीमान जी, खिदमत के लिए हम जो बैठे हैं, आप तो बड़े अफसर हैं, हमें सेवा बताइए कोई। वो बात यह है कि मैं इस वक्त सेवाए होटल के रूम नंबर 15 में हूँ। कुछ गैर मुल्की दोस्त आए हुए थे जहाँ, वो चले गए हैं। आपकी दिलचस्पी का तमाम सामान मौजूद है। अगर थोड़ी देर के लिए आ जाएं तो आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। क्या ख्याल है? इस अय्यार शख्स ने मुझसे जो बातें करनी थी वो मैं समझ गया था। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे जहन में एक ख्याल लहरा गया। मैंने बर वक्त एक फैसला कर लिया। ये फैसला एक बाकायदा प्लान के तहत किया था। इस प्लान पर अमल करते हुए मैंने कहा, सॉरी मिस्टर शांति कुमार, इस वक्त तुम मेरे भी मेहमान आए हुए हैं, कल का कोई वक्त रख लें। दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैंने हेलो कहा तो शांति कुमार की आवाज आई, कोई बात नहीं, कल शाम 7 बजे इसी होटल के कमरा नंबर 15 में आ जाइएगा। मैंने 2 दिनों के लिए कमरा बुक करवाया था। गैर मुल्की मेहमान आज ही वापस चले गए हैं। बड़ी पुरसकून जगह है जहाँ आराम से बैठकर मशरूबात का लुत्फ उठाएंगे और कुछ बातें भी करेंगे। मैंने जवाब में कहा, ओके, मैं कल शाम 7 बजे सेवॉय होटल पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से नमस्कार कहने के बाद शांति कुमार ने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रखा और ड्राइंग रूम में आ गया। कमला ने चाय मेज पर लगा दी थी। मैंने जल्दी जल्दी एक कप चाय हलक में उंडेला और सर दर्द का बहाना बनाकर बेडरूम में घुसकर दरवाजे की चिटखनी अंदर से लगा दी। खद्दर का कुर्ता पाजामा उतार कर नीली तन पतलून के ऊपर काले रंग की गर्म जर्सी पहनी, सर पर मफलर लपेटा, जहरीले सिगार को पैकेट में रखा और बेडरूम की अकबी खिड़कियां आहिस्ता से खोलकर बाहर निकल आया। दीवार फांद कर मैं तेज तेज अकबी गली से गुजरकर बाजार में निकल आया और फुटपाथ पर रेलवे ब्रिज की तरफ चलने लगा। शुरू रात का वक्त था। खाली और भरी हुई टैक्सियां, रक्शे थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर जाते थे। मैंने एक खाली रक्शे को हाथ देकर रोका, उसमें बैठा और उसे शिवाजी पार्क की तरफ चलने को कहा। सेवॉय होटल शिवाजी पार्क की दूसरी जानिब नई दिल्ली से चांदनी चौक जाने वाली सड़क पर वाक़ था। ये 4 मंजिला 5 स्टार होटल था। सेवॉय होटल से थोड़े फासले पर मैंने रक्षा छोड़ दिया। मफलर सर पर से उतार कर उसे गले के गिर्द इस तरह लपेटा कि मेरा आधा चेहरा उसमें ही छुप गया। होटल की लॉबी के आगे पोर्च में एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से कुछ औरतें और मर्द बाहर निकले। उनमें दुल्हन और दुल्हा भी थे। वो शादी करने या शादी करने के बाद होटल आए थे। मैं भी उनके साथ ही होटल की लॉबी से गुजरकर कॉरिडोर में आ गया। वहाँ 1 से 50 तक कमरे शुरू होते थे। कॉरिडोर में मीम रोशनी थी। 15 नंबर कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने उम्मीद व बीम की आलम में दरवाजे पर आहिस्ता से घंटी का बटन दबा दिया। बंद कमरे से मुझे घंटी की धीमी मुतरन्नम आवाज सुनाई दी।
फिर क्लिक से दरवाजा खुल गया। मेरे सामने शांति कुमार खड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। नमस्कार मिस्टर कुमार, मुझे ख्याल आया कि आपसे मिल ही लूं तो अच्छा है। मेहमान भी जल्दी चले गए। शांति कुमार भी खुश हुआ। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे बिल्ली चूहे को अपने जाल में आते देखकर खुश होती हो। अब मैं ये दुआ मांग रहा था कि वहां दूसरा कोई आदमी न हो और कमरा खाली ही था। बेड पर शांति कुमार का ब्रीफकेस खुला पड़ा था। उसने जल्दी से ब्रीफकेस बंद कर दिया और मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, बड़ी कृपा की कैप्टन मेहता जो आप आ गए। वैसे मुझे अब आशा नहीं थी कि आप आएंगे, मैं बस जाने ही वाला था। वो रिसीवर उठाकर सर्विस वालों को चाय के लिए कहने ही लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज मिस्टर कुमार, मैं 3 प्यालियां कॉफी की पीकर आ रहा हूँ। इस वक्त चाय या कॉफी को बिल्कुल जी नहीं जा रहा, बस आपसे सिर्फ बातें करने आया हूँ। शांति कुमार ने रिसीवर नीचे रख दिया। मैं उसके बेड के सामने सोफे में बैठा मौसम की बातें करने लगा। उसने कोट उतार कर बेड पर डाला और मेरे बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैंने सोफे पर आगे को झुककर मिस्टर कुमार से पूछा, फरमाइए आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। मैं इसलिए भी मेहमानों के जाते ही आ गया कि हो सकता है कि किसी अहम दफ्तरी मामले पर बात करनी हो। शांति कुमार बड़ी तेज नजरों से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। वो भी मेरी तरफ झुकाया। मुझे उसकी आंखों की चमक में इंतहाई खतरनाक अजाइम की झलक नजर आ रही थी। मेरी आंखों में आंखें डालते हुए धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में बोला, कैप्टन, दिल्ली में तुम्हारे खानदान की बड़ी इज्जत है। तुम्हारे समधियों की भी फाइल साफ है। सुजाता से तुम्हारा ब्याह होने वाला है। तुम्हारा सारा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। तुम अभी जवान हो, आला सरकारी ओहदे पर लगे हुए हो। तुम्हें आगे भी तरक्की करनी है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है कि तुम अपने लिए, सुजाता के लिए और अपने खानदान के लिए गड्ढा खोदो? वो जो कुछ कहना चाहता था मुझे मालूम था। एक बात की मुझे बेहद तसल्ली हो गई थी कि उसे मेरे मुसलमान होने का इल्म नहीं था। अब मैं ये जानता था कि मेरी खुफिया सरगर्मियों के बारे में वो किस हद तक वाकिफ है। कहीं उसकी वाकफियत खतरनाक हदों को तो नहीं छू रही। मैंने अपने चेहरे पर थोड़ा सा तजस्सुस तारी करते हुए पूछा, मिस्टर कुमार, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज साफ साफ कहिए, आपने मुझे परेशान कर दिया है। उसने पीछे हटकर अपनी पुश्त सोफे के साथ लगा दी और मानी खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। लेकिन फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। आंखें मजीद चमक उठी। फिर उसने एक सीधी और साफ बात कही कि मैं गैर शौरी तौर पर अपनी जगह पर सिमट गया। वो बोला, कैप्टन, अगर तुम मुझे एतमाद में लेते हुए माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे मुस्तकबिल और तुम्हारे खानदान की इज्जत बचा सकता हूँ। मेरा तुमसे वादा है। मामला खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। अगरचे उन लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई तहरीरी या वाज़ेह सबूत नहीं था, इसके बावजूद शांति कुमार के अज़ाइम खतरनाक थी। मेरे बॉस को भी मुझ पर शक था। उसने बाकायदा मेरे पीछे CID के आदमी लगा रखे थे, मगर वो एक खास हद से आगे नहीं बढ़ा था और बढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास मुझे हथकड़ी लगाने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैं उसके किसी भी ऐसे इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करके उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता था। यही वजह थी कि वो खामोश था। लेकिन उसने शांति कुमार को आगे कर दिया था, जिसके इरादे जारहाना और खतरनाक थे। ये मुझे अपने तौर पर ज़ेरे हिरासत लेकर मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा सकता था। मैं इसके खिलाफ अगर हाई कोर्ट में रिट भी करता हूँ तो इसकी हैसियत पर ज्यादा असर नहीं पड़ सकता था, लेकिन मैं ब्लैक लिस्ट होकर मुअत्तल कर दिया जाता और मेरे खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो सकती थी। मेरे तमाम अंदाजे और खदशे दुरुस्त निकले। मैंने ताजुब से पूछा, मिस्टर कुमार, मैं समझा नहीं, आप किस माइक्रोफिल्म की बात कर रहे हैं? शांति कुमार सोफे से उठकर कालीन पर टहलने लगा, फिर टेबल लैंप के पास जाकर रुक गया। मेरी तरफ गहरी निगाह डाली और बोला, कैप्टन मेहता, हमारे पास इस सिलसिले में पूरे सबूत मौजूद हैं कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान के ऐसे लोगों के साथ है जो खतरनाक एजेंट है। हमने ऐसे 2 आदमियों को गिरफ्तार भी कर लिया है जिन्होंने इस बात का इतराफ किया है कि तुम उनके लीडर हो और उन्होंने मिलिट्री अस्पताल में माइक्रोफिल्म उठाकर तुम्हारे हवाले की थी। शांति कुमार ने अंधी चाल चली थी। उससे ज्यादा मुझे मालूम था कि इंटेलिजेंस ने अभी तक हमारे किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। मैंने हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। शांति कुमार ने अपने मौत के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर दिए थे। मुझ पर जो बज़ाहिर संगीन इल्जाम लगाया गया था, उसके जवाब में मेरा फर्ज बनता था कि मैं शदीद रद्द अमल का इजहार करूं। मैंने वैसा ही किया। एकदम से सोफे से उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात पैदा किए और कदरे गरजदार आवाज में बोला, मिस्टर कुमार, शायद आप नहीं जानते कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि मुझ पर लगाया हुआ इल्जाम वापस लें और मुझसे माजरत तलब करें, वरना मैं आपको अदालत में तलब करूंगा। वो भी एक मंझा हुआ इंटेलिजेंस ऑफिसर था और हर किस्म के हालात में अपने हवास को मुजतमा रखने में महारत रखता था। मैंने उसके चेहरे पर पढ़ लिया था कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और वो अंधेरे में तीर चला रहा है। शांति कुमार टेबल लैंप स्टैंड से हटकर अपने वाले सोफे के अकब में आ गया और उसकी पुश्त पर दोनों हथेलियां टिकाकर किसी कदर झुककर मुझे घूरते हुए बोला, कैप्टन, मैं एक बार फिर तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता हूँ।
अगर तुम माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दो या ये बता दो कि वो तुम्हारे किस साथी के पास है तो ये मामला यहीं दबा दिया जाएगा और तुम्हारे कसूर को हिमाकत समझकर माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मैंने अपना सर झुका दिया। ये इस बात का इशारा था कि मैं उसकी पेशकश पर गौर कर रहा हूँ। मैं सोफे पर बेदिली से बैठ गया। मुझे इस माजरत खा हालत में देखकर शांति कुमार को शह मिली। वो भी मेरे सामने सोफे पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, कैप्टन मेहता, पैसा इंसान की कमजोरी होता है और फिर आज के ज़माने में अखराजात भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें ब्याह भी करना है, अपनी हैसियत को भी बरकरार रखना है। मैं जानता हूँ तुम रिश्वत भी नहीं लेते,